हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को थोड़ा एक डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होने वाला, छोटा वीडियो, लेकिन इस छोटे से वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संसाधन और विकास को समझेंगे। ये संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है। इस पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास संसाधन। ये संसाधन क्या होता है? संसाधन ऐसे में एक अगर थॉरली ऐसे देखा जाए संसाधन, तो संसाधन एक ऐसा वर्ड है जिससे जो हमारे डेली के कामों को आसान बनाता है, चाहे जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी के आधार पर हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे हो। तो संसाधन का एक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जिसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम फिर से पढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो सभी सारी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने, चाहे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, घास का मैदान हो, या फिर कोई मानवकृत जो वस्तुएं हैं, मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी चीज़, ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, वो सारी चीज़ें जो ह्यूमंस को मतलब मानव को जो सुविधा प्रदान करती है, उसे हमें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? अब इस संसाधन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है संसाधन में एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा मिला है हमें। और मानवीय संसाधन मतलब क्या होता है? जो मानव के द्वारा मिला है, मतलब जो मानव से निर्माण के, मतलब मानवीकृत बोल सकते हैं आप इसे। पहला क्या है कि नवीकरण, मतलब प्रकृति में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है? दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरण संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। सॉरी, हाँ यहाँ पे दिखेगा आपको, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण। नवीकरण मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा संसाधन जिसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। और अनवीकरणीय मतलब एक बार जो यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा। जैसे कि इसमें से एग्जांपल अगर नवीकरण का हम लोग कर लें तो जैसे कि हवा, एयर, जैसे हो गया आप हमारा सौर ऊर्जा, ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हवा कभी ख़त्म नहीं होगा, एक बार यूज़ हो गया। विंड एनर्जी तो फिर से यूज़ हो सकता है। सौर ऊर्जा उसी तरह है, एक बार यूज़ हो गया तो फिर से यूज़ होगा। लेकिन अनवीकरण, प्राकृतिक संसाधन में भी अनवीकरण संसाधन है। वो कैसे? जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? एक अनवीकरण संसाधन है, मतलब एक सीमित मात्रा में हमारे धरती पे उपलब्ध है, लेकिन अगर ये कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते। फिर इसको मतलब बनने के लिए बहुत सारे हजारों वर्ष लगेंगे इसको फिर से तैयार होने में। ठीक है, तो प्राकृतिक में नवीकरण और अनवीकरण। और मानवीय में क्या है? संरचना और मात्रा, इस दो पे बेसिस है संसाधन। फिर नवीकरण को दो भाग में बांट दिया है, सतत एवं प्रवाह और जैव संसाधन। जैव में प्राकृतिक और वन्य जीव से, और अनवीकरण को भी फिर से बांटा है, पुनः चक्री और अचक्री, जो फिर से यूज हो सकता है और फिर दोबारा यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। जैसे जैव संसाधन, जैव संसाधन मतलब जो जीव से प्राप्त है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि, ये हो गया क्या? जैव संसाधन। अजैव संसाधन, चट्टान एवं धातुएं, ये क्या हुआ? अजैव संसाधन। ये क्या होता है कि एक बार मतलब अजैव, इसमें जीव नहीं, ये ऐसे पड़ा हुआ है, चट्टान और धातुएं। ठीक है, अब हमें एक चीज और पढ़ना होगा कि समापत्यता के आधार पर, मतलब कौन ऐसा संसाधन जो एक बार में समाप्त हो जाता है या फिर दोबारा बन सकता है, इस आधार पे भी संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें है नवीकरण योग्य संसाधन। कौन सा है? नवीकरण योग्य संसाधन। कहता है वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा
नवीकृत या पुनः नवीकृत प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरण योग्य, मतलब नवीकरण योग्य संसाधन, मतलब फिर से भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से उसको फिर से यूज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, समझ में आ गया। डिफिनेशन क्या रहेगा, वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन, या फिर नवीकृत किया जा सकता है, उसे नवीकरण संसाधन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन, इस संसाधन का विकास एक लंबे भौतिक अंतराल में होता है। मतलब अभिनव अनवीकरण संसाधन क्या है, इसमें क्या है ना कि दोबारा हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे तैयार होने में ही 1000 वर्ष लग गए, तो ये फिर से दोबारा यूज होने के लिए हमें 1000 वर्ष का वेट करना पड़ेगा, तो 1000 वर्ष तो कोई वेट कर नहीं सकता। ठीक है ना, तो अनवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन ये समाप्यता के आधार पर हो गया, मतलब कौन समाप्त हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, या फिर किसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं या फिर किसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब कहता है कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का विभाजन हुआ है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन जिसका खुद जो अपना है, जैसे हमारा कार, मोबाइल, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये हो गया। सामुदायिक संसाधन जैसे हवाई जहाज, रेलवे, ये क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, कहता है संसाधन का विकास, कैसे संसाधनों का विकास कैसे होता है। संसाधन का विकास मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे संसाधन हैं हमारे पास जिनका हम खुद से उन्हें बचा कर या फिर उसको हम एक लिमिट मात्रा में यूज करके उसको हम विकास कर सकते हैं, या फिर उसके मतलब हानि होने पे उसको हम बचा सकते हैं। रियो डी जेनेरो की पृथ्वी सम्मेलन 1992 में इसी चीज का डिस्कस हुआ था कि कैसे हम अपने संसाधनों को ठीक से प्रयोग करके इसे लंबे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, जैसे कोयला है, जो भी मेटल्स है, उस सबको अगर हम एक लिमिट मात्रा में यूज़ करें, अगर सरकार इस चीज़ को एक लिमिटेशन लगा देती है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इन संसाधनों को लंबे समय तक हमारे आने वाले जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे वो भी इसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर गलत तरीके से यूज करेंगे, कुछ अगर इसको हम मतलब ऐसा यूज़ करेंगे जिसका हमें यूज़ नहीं है फिर भी हम इसे यूज़ करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक समय के बाद ये धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और आने वाले पीढ़ी को क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, कहता है कि एजेंडा, एक एजेंडा लाया गया था, एजेंडा, इसको देखिएगा, एजेंडा 2021 एजेंडा 2021, सॉरी ये 2021 नहीं, 21st सेंचुरी है, सॉरी। एजेंडा 21st सेंचुरी मतलब 21वीं शताब्दी का एजेंडा क्या है, कहता है इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हित के लिए पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जानकारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एजेंडा 21 मतलब एजेंडा 20, ये एजेंडा है, एजेंडा DA सॉरी 21st सेंचुरी, इसका कहना है इसका उद्देश्य मतलब एजेंडा 21 का क्या उद्देश्य है, एजेंडा 21 का उद्देश्य यह है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, मतलब भूमंडलीय पे सतत मतलब यह पृथ्वी पर पोषणीय विकास हो, इसका उसको उस एजेंडा को हासिल करना। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जानकारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोग से निपटना हो। ठीक है, कि रोगों से, पर्यावरण की क्षति से, गरीबी से, रोग से, मतलब आने वाले समय में 21st सेंचुरी से हमारे पास इस तरह की बहुत सारी समस्या आने वाली है। अभी फ़िलहाल तो बहुत सारे, अभी 2020 और 2021 में भी हम बहुत बड़ा प्रलय देखे पूरे विश्व में,
कोरोना महामारी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जिससे हमें इस चीज़ को बचा के रखना पड़ेगा हमारे पर्यावरण को, ताकि आने वाले पीढ़ीज को कुछ कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें भी वही लिखा हो, इसमें भी यही है, संसाधन नियोजन। नियोजन मतलब उसका ठीक से प्रयोग, मतलब नियोजन मतलब क्या है, मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप इसको, मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट बोल सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। संसाधन नियोजन क्या है कि हम किसी भी तरह का, जैसे हमारे पास हमारे पृथ्वी पे कोयला है, सोना है, अभ्रक है, बहुत सारी सब सारा धातु तो हमारे पृथ्वी के अंदर ही है। जीवाश्म ईंधन, कोई भी तरह का ईंधन जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे क्या है, हमारे लिए संसाधन है। ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, ये फुलफिल करता है। अगर हम इस संसाधनों का विकास विकास तो इसका हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका विकास से विनाश जो हो रहा है उसको हम जरूर रोक सकते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन क्या है कि संसाधन जो हमारे पास है अवेलेबल, सपोज हमारे पास कोयला है, अभ्रक है, मिट्टी भी आप संसाधन ही मान सकते हैं, आप इसे बहुत बड़ा संसाधन बोल सकते हैं आप इसे। जैसे कि कोयला, अभ्रक, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, एक संसाधन है। इसका नियोजन मतलब इसका एक गुड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, हम इसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचे और इसका विवेकपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग भी होता जाए। तो इस प्रोसेस को ही संसाधन नियोजन कहा गया। इसी पे बहुत बड़ा चैप्टर, बुक आप एनसीईआरटी का देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा लेसन डाला गया है, लेकिन उसमें उतना पढ़ने का जरूरत नहीं। बस हमें एक ये इस वर्ड को समझ लेना है कि संसाधन नियोजन क्या है, मतलब मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, उसी तरह संसाधन नियोजन ही संसाधन संरक्षण है, संसाधन नियोजन ही संसाधन संरक्षण है। संरक्षण मतलब क्या होता है, मतलब इसको किसी चीज को बचाव करना, संसाधन का बचाव करना ही संसाधन। अब संसाधन में से भू संसाधन जो होता है, हमारे पास एक भू संसाधन है। हमारा टोटल ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी है ना, ये हमारा क्या है, एक पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है। अब इस अर्थ में हमारे 3 भाग में बांटा गया है अर्थ को, मैदान, पर्वत और पठार। मैदानी भाग कितना है, 43%। कितना है हमारे पास, ये पूरा क्या हो जाएगा, मैदानी भाग है ना। उसके बाद कितना है हमारे पास, 30% पर्वतीय क्षेत्र है। और पठार कितने हैं, वो 27%। तो इस टोटल मिला के टोटल ये 100 है। इसी 100 में हमारे पास इस अर्थ जी पूरे अर्थ में इसको विभाजित किया गया था। 43% हमें मैदान मिला हुआ है, 30% हमें पर्वत मिला है और 27% हमें पठारीय क्षेत्र मिला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला बात देखते हैं, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है, अब मृदा का ये क्या है कि लेयर है, पृथ्वी का हमारा एक क्या है, ये लेयर है, पूरा लेयर है। इसमें क्या है कि ऊपरी ऊपरी सतह की मृदा है, जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, ये ऊपरी सतह की मृदा हुई, इस पे खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये बीच वाला अपमृदा, उपमृदा, अपक्षयित चट्टान, बालू, गाद एवं मृतिका। इसमें क्या होता है, बालू रहता है, गाद रहता है, मृतिका रहती है और छोटा मोटा चट्टान रहता है, ये इस लेयर पे। ये तो क्या है, ये पूरी तरह से हमारे लिए क्या है, ये खेती के लिए, जहाँ तक मतलब कुछ पेड़ पौधे की जड़ें यहाँ पे आती है, कुछ पेड़ पौधे की जड़ यहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम पेड़ पौधे की जड़ें क्या आती है, इस ऊपर ही रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा लेयर क्या आता है, अतः अतः सत्रिय अपक्षयित आधारी चट्टान है। ये भी क्या हो गया, पूरी तरह से ये चट्टान हो गया। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास अपक्षय रहित अध्ययी चट्टान है। ये क्या हो, पूरी तरह से ही चट्टान ही रहता है, मतलब पूरा ये चट्टान ही है, पूरा पत्थर ही हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला मृदा के प्रकार, मतलब मृदा के प्रकार। मृदा भी क्या है, एक संसाधन के तौर पर माना गया। मृदा भी हमारे लिए क्या है, संसाधन ही है। इसमें क्या है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा और मरुस्थली मृदा, इतना तरह की मृदा है।
ये मृदा का अलग अलग प्रकार हम कोई वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन अभी हम इस पूरे समरी के तौर पे बस हम समझा दे रहे हैं मृदा के प्रकार कितने हैं। पहला हो गया जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल मृदा, चौथा लेटराइट, पांचवा वन मृदा और छठा मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। अगला क्या है, मृदा अपर्दन। मतलब अपर्दन मतलब क्या होता है, इरेजन, सॉइल इरेजन, इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, सॉइल इरेजन। मतलब मृदा अपर्दन से एक हमें एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, या फिर मृदा अपरदन क्या है, इसको डिटेल में समझाएं। तो आप लोग जानते हैं कि मृदा अपरदन मतलब क्या है, मिट्टी का क्षय होना, मतलब मिट्टी का नाश होना। कहता है अब इसके अलग अलग तरीके भी हैं, मतलब मिट्टी किस तरह से खत्म हो सकता है, या फिर कैसे बर्बाद हो सकता है, या फिर कैसे हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस पे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। एक डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन है, आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसा प्रोसेस जिससे मिट्टी का क्षय होता है, या फिर मिट्टी हमारे सतह से वो खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी तरीके से हो, वो हवा से खत्म हो जाए, बारिश से खत्म हो जाए, या हमारे अधिक केमिकल यूज करने से खत्म हो जाए, जो भी तरीका से खत्म हो जाए, उस तरीके को ही मृदा अपरदन कहते हैं। अब इसका अलग अलग तरीका भी लिया गया है, जैसे वनोन्मूलन, मतलब वन का धीरे धीरे खत्म होना, इससे मृदा खत्म हो रही है। पशुचरण, अत्यधिक पशुचरण हो रहा है, अत्यधिक घास घास क्या करते हैं, मृदा को, मिट्टी को बचा के रखती है। अगर कहीं पे घास नहीं होता है, अगर तेज बारिश होती रहेगी, धीरे धीरे मिट्टी क्या होता है, वहाँ से खत्म हो जाता है। निर्माण, तीसरा क्या है, निर्माण मतलब अभी डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट बहुत तेजी से है, कोई भी तरह का डेवलपमेंट हो जाए, हर तरह का डेवलपमेंट में मिट्टी का नाश हो रहा है, मिट्टी हमारे लेयर से खत्म हो जा रहा है, जिसका अभी तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला। फिर चौथा क्या है, खनन है। खनन मतलब माइनिंग के तौर पर, जैसे कोयला निकालते हैं, या फिर पेट्रोल डीजल, जो भी तरीका से हम लोग इसको निकालते हैं, इसमें भी क्या होता है, मिट्टी बर्बाद होता है, मिट्टी क्या होता है, वो खराब होता है, मिट्टी नीचे से मिट्टी उखाड़ते हैं, वो पूरी तरह से कोयला या फिर जो भी ईंधन है, उसको चक्कर में हम पूरे मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मृदा अपरदन। आगे क्या है, पूरे चैप्टर में हम लोग मृदा अपरदन तक ही है ये पूरा। अब इस बेसिस पे हमें 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ देते हैं। आप खुद से देखिएगा कि पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें से कितना क्वेश्चन हम लोग 5 में से कितना करेक्ट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का, लोहा किस प्रकार का संसाधन है, ऐसे समझना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास है नवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, प्रवाह और नवीकरण संसाधन। तो लोहा एक बार अगर यूज हो गया, या तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर से यूज नहीं कर सकते। लोहा खत्म मतलब खत्म, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन है। ये लोहा क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा वो क्या, किस प्रकार संसाधन नहीं है, पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन नहीं है, फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है, एक बार यूज तो मतलब खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब वाले एरिया में, पंजाब क्षेत्र में, वो पंजाब के पठारी क्षेत्र ज़्यादा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब क्या, तो सपोज आज हमारे पास 10% जमीन है, मतलब इस खेती करने के लिए, कुछ टाइम बाद हमारे पास 8% बचा, तो ये 2% का जो घटना होता है ना, घट जो गया हमारे पास, उसी को बोलते हैं निम्नीकरण। तो भूमि का निम्नीकरण हो गया, मतलब कम हो गया भूमि। इसका क्या कारण है, पहला क्या है, गहन खेती करने से भूमि खत्म नहीं होती है। वनोन्मूलन, जमीन खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। अधिक सिंचाई, इससे भी वो खत्म नहीं होता। तो वनोन्मूलन या फिर अति पशुचरण, ये हमारे पंजाब में, तो वनोन्मूलन, वन तो पंजाब में है नहीं, तो अति पशुचरण ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन क्या है हमारे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। क्वेश्चन समझना है, इजी है काफी।
निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? सीढ़ीदार मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी, मतलब अप डाउन वाला सेंस आ रहा है। तो अप डाउन वाला सेंस पंजाब में तो मैदान वाला क्षेत्र है, हरियाणा भी उसी तरह के, उत्तर प्रदेश भी ऑलमोस्ट उसी तरह का वहाँ पे खेती होता है। लेकिन उत्तराखंड क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाएगी? तो सीढ़ी नुमा वहाँ पे खेती की जाएगी। कैसे की जाएगी? सीढ़ी नुमा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन यही है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम इसी तरह नेक्स्ट इसमें ये 6 चैप्टर टोटल, आई थिंक ये ज्योग्राफी में पूरा 6 चैप्टर है। हम 6 को इसी तरह समरी और इसी तरह को क्वेश्चन से निकाल के इसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? हम मृदा के बारे में डिटेल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है कि काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन सबसे पहले हम पढ़ देते हैं, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे काली मृदा ज़्यादा होती है, और काली मृदा ज़्यादा होने की वजह से कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो कपास जो होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, रुई की खेती जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होता है। और महाराष्ट्र में उस तरह का मिट्टी क्या बोलते हैं? काली मृदा ज़्यादा तौर पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।